दोस्तों, स्वीडन में जब से एक आदमी ने बकरीद के मौके पर सेंट्रल मस्जिद के बाहर खुलेआम कुरान को जलाया है, तब से कई देशों में बवाल हो रहा है। जी हाँ, और स्वीडन सरकार के खिलाफ जमकर कई प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कुरान को फाड़ने और फिर उसे जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। जिसका नतीजा ये भी निकला कि सभी मुस्लिम देश इस घटना के खिलाफ अपनी आवाज उठाने में लग गए और उस आदमी को सजा दिलाने की भी मांग करने लगे। इतना ही नहीं, इसे लेकर सऊदी अरब के शहर जेद्दा में भी 57 मुस्लिम देशों के साथ संगठन ओआईसी की भी मीटिंग बुलाई गई और कड़ी शब्दों में इसकी निंदा की गई। दोस्तों, क्या है पूरा मामला और क्यों उस शख्स ने इस तरह का कुरान का क्यों अपमान किया, आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। इसके साथ ही हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि स्वीडन की सरकार ने इस तरह का अपराध करने ही क्यों दी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में नॉर्दर्न यूरोप के स्वीडन देश में कुछ लोगों ने राजधानी स्टॉकहोम के मुख्य मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन के तहत कुरान जलाने की इजाजत मांगी, जिसके बाद पुलिस ने ऐसा करने के लिए लोगों को एक दिन की मंजूरी भी दे दी। दोस्तों, इजाजत मिलने के बाद बकरीद के दिन 37 साल के सलमान मोमिक नाम के एक शख्स ने मस्जिद के सामने खड़े होकर कुरान उससे खुलेआम फाड़कर जला दिया। क्योंकि इसकी इजाजत पुलिस ने खुद दी थी, इसलिए शांति को बनाए रखने के लिए मस्जिद के बाहर पुलिस को भी तैनात कर दिया गया था। आपको बता दें, सलमान मोमिका इराक के रहने वाले हैं और वो इस समय स्वीडन में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। वो इस्लामिक विचारों के आलोचक भी है। गौर करने वाली बात यह है कि इसी साल के फरवरी में भी सलमान ने इराक के एम्बेसी के बाहर भी कुरान को जलाने की बात की थी, लेकिन उस वक्त पुलिस ने उनकी मांग को मानने से मना कर दिया। पुलिस का उस समय कहना था कि कुरान धार्मिक ग्रंथ है और इसका इस तरह अपमान करना सही नहीं है। इसके बाद पुलिस ने इस पर बैन भी लगा दिया था, जिसके बाद इस बैन के खिलाफ लोग कोर्ट तक पहुँच गए। स्वीडिश अपील कोर्ट ने फिर इसके बाद पुलिस के लगाए इस बैन को हटा दिया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिस ने सलमान को कुरान जलाने की इजाजत दे दी थी। दोस्तों, इस घटना के बाद से ओआईसी स्वीडन से काफी हद तक नाराज और आग बबूला हो चुका है। इस मामले के खिलाफ 57 मुस्लिम देशों के इस्लामिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी एची हुसैन ने 2 जुलाई को मीटिंग भी बुलाई। ये मीटिंग जेद्दा के ओआईसी स्थित ओआईसी के हेडक्वार्टर्स में हुई और इस घटना को जघन्य अपराध बताया गया। इस संगठन ने इस तरह के मामलों के लिए कड़ा कदम उठाने को कहा है। इसके महासचिव का कहना है कि इस तरह कुरान को जलाना और पैगंबर मोहम्मद का अपमान करना इस्लामोफोबिया की एक सामान्य घटना नहीं है। इसलिए हमें पूरे इंटरनेशनल कमेटी को इंटरनेशनल लॉ की बार बार याद दिलानी है, ताकि इस तरह के नफरत के माहौल को रोका जा सके। ओआईसी का यह बयान काफी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि ये संगठन काफी ज्यादा पावरफुल संगठनों में से एक है। दोस्तों, इसमें सऊदी अरब, तुर्की, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सर्बिया, ओमान, पाकिस्तान, कुवैत जैसे कई देश शामिल है। दोस्तों, कई देशों ने इसको लेकर कई फैसले किए हैं। जैसे ईरान ने अपने राजदूत को स्वीडन भेजने से मना कर दिया है, वहीं मोरक्को ने भी अपने राजदूत को हमेशा के लिए वापस बुला लिया है। दोस्तों, अगर बात इस्लाम की है तो पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता है। वहाँ के शहबाज शरीफ की सरकार ने इसके खिलाफ देश व्यापक विरोध करने का फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये फैसला एक बैठक के दौरान लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की थी। इसके बाद ही शहबाज शरीफ ने आम जनता को भी इस विरोध में शामिल होने का आग्रह किया है। आपको बता दें, पाकिस्तान में नेशन वाइड विरोध प्रदर्शन 7 जुलाई को किया गया। इसके अलावा बांग्लादेश में भी कुरान को जलाने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। वहाँ के एक शख्स ने स्वीडन को धमकी तक दे डाली है। उन्होंने ये कहा कि इस्लाम को मानने वाले लोग एक दिन स्वीडन पर कब्जा कर लेंगे। इसके साथ वहाँ के लोगों को शरिया कानून के तहत उनको मौत की सजा भी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यूएन को भी निशाने पर लिया। इसके साथ लोगों को दरखास्त करी कि 57 देशों को यूएन का बहिष्कार करना चाहिए। सुपर पावर अमेरिका ने भी धार्मिक ग्रंथ कुरान को जलाने के खिलाफ आवाज उठाई है। इसके साथ रसिया के राष्ट्रपति ने भी इस पर नाराजगी बयान की है। उनका कहना है कि अगर यह दोषी रसिया का होता तो उसे यकीनन जरूर सजा मिलती। लगातार दबाव के चलते स्वीडन ने इसे इस्लामोफोबिया की घटना बताया है। दोस्तों, उनका कहना है कि ये घटना उनके विचारों को नहीं दर्शाती है और न ही पूरे यूरोप में ऐसे किसी मामले को सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, इस बयान से साफ दिखता है कि पहले सरकार और प्रशासन की तरफ से कुरान को जलाने की इजाजत दी गई, लेकिन बाद में विवाद बढ़ता देख खुद को अलग कर दिया गया। तो दोस्तों, फिर यहाँ पर यही सवाल उठता है कि ऐसा करने की इजाजत ही क्यों दी गई। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, यूरोप के कुछ ऐसे देश है जहाँ नागरिकों के अधिकार को ऊपर रखा जाता है और वहाँ की सरकारें नागरिकों के अधिकार के खिलाफ नहीं जा सकती। जी हाँ, उन्हीं में से एक देश स्वीडन ही है। पुलिस ने कुरान जलाने की मंजूरी नागरिकों के अधिकार को ही देखते हुए दी थी।
इसके साथ ही एक और बात इसके साथ जोड़ी जा रही है जिसका सीधा रिलेशन टर्की के साथ जोड़ा जा रहा है। जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है तो यूरोप के बहुत से देश अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के चक्कर में नाटो का हिस्सा बनना चाहते हैं। दोस्तों आपको बता दें, इसमें जो भी जुड़ जाता है उससे मिलिट्री सपोर्ट बहुत से देशों का मिल जाता है। दोस्तों स्वीडन और फिनलैंड के एक साथ इसमें जुड़ने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन फिनलैंड को इसकी सदस्यता मिल गई लेकिन स्वीडन को नहीं मिली और इसके पीछे की वजह है टर्की। दोस्तों इसकी वजह ये बताई जाती है कि जिन लोगों को टर्की आतंकवाद मानता है वो स्वीडन जाकर आराम से रहते हैं। टर्की के विरोध के बावजूद वहाँ पर कुछ लोगों को मानव अधिकार के नाम पर स्वीडन में प्रोटेक्शन मिलती है। दोस्तों नाटो का मेंबर वही बन सकता है जब सारे देश उससे सहमत हो, लेकिन टर्की की वजह से स्वीडन रह जाता है और इसी वजह से स्वीडन टर्की के खिलाफ और उसका विरोध करने के लिए स्वीडन में पवित्र कुरान को जलाने के लिए इजाजत दे दी गई थी। दोस्तों आपका क्या कहना है इस जानकारी पर हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।